हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य इग्नू। तो आज की इस वीडियो में हम रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल जो कि आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है इग्नू से बीई जीएलए 138 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन को देखने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस को देखेंगे सभी जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको इन वीडियोस के नोट्स चाहिए या किसी भी प्रकार के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पीडीएफ के तौर पर नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। और हमारे टेलीग्राम का नाम है एकलव्य इग्नू, आप इजीली वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारा सब्जेक्ट है बीई जीएलए 138, जो कि आपके इंग्लिश का सब्जेक्ट है रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सेक्शन ए में जो है एक पैसेज दिया हुआ है, उसको पढ़कर आपको अच्छे से क्वेश्चन के आंसर्स देखने हैं, देने हैं। तो आप ये वीडियो को पॉज करके आप ये क्वेश्चन पेपर जो है पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। यहाँ पे भी हमारा पैसेज जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि based on what you have learned about different types of text, how would you categorize this article? Provide sound reason to justify your response. So आपने ये पैराग्राफ पढ़ा, आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके पढ़ लिया होगा। तो फिर आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि आपने जिस इसको जो पढ़ा है पैसेज को, ये एक तरह का आर्टिकल है और आर्टिकल्स के जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कई सारे टाइप्स होते हैं। तो आप इस आर्टिकल को कौन से कैटेगरी में कैटेगराइज करना चाहेंगे और आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए आपको आपके रीजन भी देना है आपके आंसर के लिए, आपके आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से हो सकता है कि दैट दिस आर्टिकल कैन बी कैटेगराइज एज एन इंफॉर्मेटिव और इंस्ट्रक्टिव आर्टिकल। जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे बताया गया ना कि मैटर ऑफ द माइंड, माइंड के बारे में जो एक डॉक्टर है वो बता रहा है कि कैसे उनके पेशेंट को स्ट्रगल करना पड़ता है अनअप्रोप्रिएटिव जो थॉट्स होते हैं, नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं उनसे डील करने के लिए। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है, राइट, और इंस्ट्रक्टिव आर्टिकल है। ठीक है, और इट प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड स्ट्रेटजीज टू एड्रेस द इशू ऑफ नेगेटिव थॉट्स। ऑफ कोर्स इस आर्टिकल में हमें नेगेटिव थॉट्स के बारे में एड्रेस किया गया है कि कैसे पेशेंट्स को डील करना पड़ता है, राइट। फिर आप आगे ये बता सकते हैं, सजेस्ट अ टूल कॉल्ड रेयर, रिकॉग्नाइज, एक्सेप्ट, रिजॉल्व एंड एंडेवर। ये जो रेयर ये एक तरह का टूल होता है जो कि आपके आर्टिकल्स में काम आता है। ठीक है, तो ये जो है आप इसको जिसका फुल फॉर्म ये होता है, तो इस वजह से हम इस आर्टिकल को इस कैटेगरी में रख सकते हैं। ओके, साथ ही साथ टू हेल्प इंडिविजुअल्स ब्रेक नेगेटिव थॉट्स साइकिल एंड इम्प्रूव देयर वेलबींग। तो उनके वेलबींग को कैसे इम्प्रूव करना है, ये सारी चीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस आर्टिकल को इंफॉर्मेटिव और इंस्ट्रक्टिव आर्टिकल में कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, अब इसका रीजन क्या है, इसको जस्टिफाई करने का आपका जो आंसर उसको रिस्पॉन्स जस्टिफाई कैसे करेंगे आप। तो उसके लिए आप बता सकते हैं कि दैट द आर्टिकल प्रेजेंट्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव थॉट्स ऑन फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल वेलबींग, राइट। तो इस आर्टिकल में आपको कई ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें कि कैसे जो नेगेटिव थॉट्स है वो फिजिकली हो चाहे इमोशनली हो, हम पे एक्सप्रेस करता है, हम पे कैसे जो है डिपेंड करता है, इन सारी चीजों की वजह से हम पे क्या बीतती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें इसमें पता चलती हैं। इट प्रोवाइड्स अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रेयर, जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया रेयर। ठीक है, एज अ सोल्यूशन टू टैकल नेगेटिव थॉट्स पैटर्न्स। द आर्टिकल इज रिटन बाय अ प्रोफेशनल, डॉक्टर श्वेता बारा सबरवाल। ठीक है, who shares her expertise and experience with patients। तो यहाँ पे डॉक्टर जो है श्वेता, उनके द्वारा लिखा गया, उनके द्वारा लिखा गया है ना। और वो बताते हैं एक्सपीरियंस अपने पेशेंट्स के साथ उनका कैसे होता है, उनके पेशेंट्स को कैसे नेगेटिव थॉट्स के साथ डील करना होता है। तो ये आप अपने आंसर को जस्टिफाई करने में ये पॉइंट जो है राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसी पैराग्राफ का हमारा क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स यूज बाय ऑथर्स टू अचीव intended goals in different types of text like expository, narrative, etc. एक्सपोइट्री। ठीक है, व्हाट स्ट्रैटेजी और टेक्निक डू यू थिंक द राइटर इज यूजिंग इन दिस आर्टिकल एंड व्हाट इफेक्ट। सो यहाँ पे हमें अगेन बताना है कि कौन सी स्ट्रैटेजी जो है और कौन सी टेक्निक है जो ऑथर ने, राइटर ने यहाँ पे यूज करी है। ठीक है, और उसका इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो द राइटर इज यूजिंग एन एक्सपोजिटरी टेक्निक इन दिस आर्टिकल। ओके,
एंड द पर्पस इज टू इन्फॉर्म एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव थॉट्स। आप ये पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना, आपको ये सारे आंसर इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। एंड प्रोवाइड अ पर्टिकुलर टूल प्रैक्टिकल टूल सॉरी रेयर टू एड्रेस देम इफेक्टिवली। ऑफ कोर्स हमारे पास ये रीजन भी है, राइट। सो द राइटर प्रेजेंट्स अ क्लियर फ्रेमवर्क एंड गाइड्स द रीडर ऑन हाउ टू इम्प्लीमेंट द टूल टू स्टेप नेगेटिव थॉट्स टू स्टॉप नेगेटिव थॉट्स। तो यहाँ पे आप नेगेटिव थॉट्स को कैसे स्टॉप कर सकते हैं, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, क्लियरली फ्रेमवर्क बनाया गया है इस पूरे पैराग्राफ में, और उसके थ्रू जो है बताया गया है, ठीक है। तो इस चीज की वजह से आप इस क्वेश्चन को आंसर ऐसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में यही सेम पैराग्राफ आएगा, बट पैराग्राफ आप करते हैं पहले से ही तो आपके पास एक्सपीरियंस होता है, आपके पास टाइम की बचत होती है, बिकॉज आप पहले ही कर चुके हैं तो आपको कोई चीज न्यू नहीं लगती अगर आप पहले से करके जाते हैं, राइट। सो इसमें आपको हेल्प होगा अगर आप पहले से ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसी पैराग्राफ का है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द ऑथर्स ऑब्जेक्टिव और पर्पस इन बिगिनिंग एंड एंडिंग द आर्टिकल इन दिस मैनर। इस मैनर में जो ऑथर है, राइटर है, उन्होंने इसी मैनर में स्टार्ट क्यों किया था आर्टिकल को और एंड क्यों किया है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको ये बताना है, ठीक है। सो द ऑथर्स ऑब्जेक्टिव इज बिगिनिंग द आर्टिकल विद एग्जांपल्स ऑफ पेशेंट्स स्ट्रगलिंग विद नेगेटिव थॉट्स, है ना। कैसे जो पेशेंट है वो उसको नेगेटिव थॉट्स के साइकिल से गुजरना पड़ता है। उसी के साथ साथ बाय शेयरिंग पर्सनल एक्सपीरियंस एंड हाईलाइटिंग द इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव थॉट्स ऑन वेलबींग, द ऑथर एम्स टू एंगेज द रीडर्स एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी टू फाइंड अ सोल्यूशन। सो यहाँ पे जो राइटर है, वो राइटर जो है वो रीडर्स का ध्यान अपने और आकर्षित करवाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि कैसे जो आपके ऊपर नेगेटिव थॉट जो है वो इम्पैक्ट डालते हैं, उस चीज पॉइंट को हाईलाइट करना चाह रहे हैं यहाँ पे राइटर, ठीक है। और इसी के साथ साथ एंडिंग द आर्टिकल by emphasizing the need for action, endeavor, and reinforces the importance of taking step to control negative thoughts। कैसे जो आप अपने नेगेटिव थॉट्स को रोकने के लिए प्रयास करते हैं और उसको कंट्रोल में कैसे करते हैं, इस तरीके से एंड किया है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से इस मैनर में उन्होंने राइटर ने एंड किया है पैरा को और स्टार्ट किया है। ओके, आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मेथड डज ऑथर राइटर सजेस्ट टू टैकल अ स्ट्रेसफुल मेंटल कंडीशन। अगर आपके पास स्ट्रेसफुल मेंटल कंडीशन होती है तो उसको कैसे टैकल करना है, कौन सी मेथड का यूज करना है, ये बताया गया है इस पैराग्राफ में, ठीक है। सो द ऑथर सजेस्ट यूजिंग द रेयर टूल, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप इसी चीज को जो है आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइज नेगेटिव थॉट्स, एक्सेप्टिंग देयर प्रेजेंस विदाउट जजमेंट, रिजॉल्विंग टू चेंज देम इनटू कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, देखिए आपके पास नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपके पास जो जो चीजें बुरी बुरी आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको जज कर रहे हैं, जो चीज आपके पास है वो अच्छी हो चाहे बुरी, आप उसको जज कर रहे हैं और रिजॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन नहीं ढूँढ पा रहे हैं आप। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि कैसे हमारे पास जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनके हमें सॉल्यूशन ढूँढने चाहिए, और हमारी जो थिंकिंग है ना, वो नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव होनी चाहिए और कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। रीज़न के साथ सोचना चाहिए कि नहीं, हम कैसे इस बुरी चीज़ को से भी हम अच्छी चीज़ निकाल सकते हैं, राइट? तो हर नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिव चीज़ छुपी होती है। तो वो आपका जो थिंकिंग है, वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। यहाँ पे ये बताया गया है। और साथ ही साथ दिस method promotes self-awareness, mindfulness, and intentional shifting of focus towards positive and constructive thoughts। कंस्ट्रक्टिव थॉट बेसिकली वो होता है जिस थॉट के थ्रू ना आप कुछ नया क्रिएट कर सके, कुछ नया डेवलप हो सके, ऐसी थॉट को हम बेसिकली क्रिएटिव थॉट कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव थॉट कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे यही हमारे को पॉइंट ऑफ व्यू कराया गया है कि आपको कैसे सेल्फ अवेयरनेस करनी है, कैसे नेगेटिव थॉट से हटकर पॉजिटिव थॉट्स की ओर जाना है, एंड कंस्ट्रक्टिव थॉट्स जो होते हैं उसको डेवलप करना है, ठीक है। तो ये तो रही हमारी पैराग्राफ की बात, जो कि एक और क्वेश्चन है इससे हमारा, हु ऑल अकॉर्डिंग टू यू आर द बेनिफिशियरीज ऑफ द टूल सजेस्टेड बाय द राइटर एंड व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डेमेरिट्स। तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो रेयर टूल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और उसी के साथ अगर इट्स मेरिट्स इंक्लूडिंग की अगर हम बात करें, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ नेगेटिविटी, जो नेगेटिविटी का जो साइकिल होता है उसको ब्रेक करना, गेनिंग मोर कंट्रोल ओवर थॉट्स, अपने थॉट्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करना, अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल करना, और जो भी आपका स्ट्रेस है उसको कम करना, और जो भी आपकी प्रोडक्टिविटी है उसमें आप आगे बढ़े, आप अपने प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें, ठीक है। ये सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा है, प्रोमोटिंग कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, ये सारी चीजें जो है ये टूल्स हैं जो कि यहाँ पे
सजेस्ट किया गया है हमें, ठीक है। इसी के साथ साथ इट पोटेंशियल डेमेरिट मे बी द नीड फॉर कंसिस्टेंस एफर्ट एंड प्रैक्टिस टू इम्प्लीमेंट द टूल इफेक्टिवली, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि कैसे जो है पैराग्राफ के क्वेश्चंस को आंसर करना है। आपको समझ में आई थिंक आ रहा होगा, ठीक है। कैन अ सेल्फ हेल्प टूल बी इनफ कंट्रोल और डायरेक्ट समथिंग एज पावरफुल एज वंस माइंड? सो देखिए, अगेन आपको यहाँ पे थोड़ा सा रेयर टूल के बारे में डिस्कस करना है कि कैसे जो है कि खुद की, जब हम खुद की हेल्प करने लगते हैं, खुद नेगेटिव थॉट से हटकर पॉजिटिव थॉट्स को डेवलप करते हैं, कंस्ट्रक्टिव थॉट को डेवलप करते हैं, तो हमारी सारी चीजें जो हैं वो क्लियर होती हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीन को वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं कि इस आंसर को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। एक और यहाँ पे है कि दैट सजेस्ट एन अल्टरनेटिव टाइटल अलोंग विद इट्स प्रॉपर जस्टिफिकेशन। आपको इस पैराग्राफ के लिए एक प्रॉपर दूसरा कोई और टाइटल देना है और जस्टिफिकेशन भी देना है उसके साथ, ठीक है। अल्टरनेटिव टाइटल कैन बी ब्रेकिंग द साइकिल। ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ कोर्स कैसे, यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। मास्टरिंग योर थॉट्स फॉर अ पॉजिटिव माइंडसेट, ये आप जो है एक बहुत अच्छा टॉपिक है, टाइटल आप दे सकते हैं इसको, ठीक है। और जस्टिफिकेशन की अगर बात करें, सो दिस टाइटल हाईलाइट्स द सेंट्रल थीम ऑफ द आर्टिकल विच इज टू स्टॉप नेगेटिव थॉट्स। ऑफ कोर्स इस आर्टिकल में हमें नेगेटिव थॉट को कैसे स्टॉप करना है उसके बारे में बताया गया है, राइट। और पॉजिटिव माइंडसेट को कैसे लेकर आना है, कैसे डेवलप करना है, इस सारी चीजों के बारे में बताया गया है। तो ऑफ कोर्स जब आप इस टाइटल को पढ़ेंगे तो आपको जो सेंट्रल थीम है आपके रीडायरेक्ट आप वहीं पे कर जाएंगे, ठीक है। सो ये भी जो है एक अल्टरनेटिव टाइटल हो सकता है इसका, ठीक है। यहाँ से हमारा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं आपको कहूंगी ये सेम एज इट इव जो क्वेश्चन है वो तो नहीं उठ के आएगा एग्जाम में, बट ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। सो फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच कन्वेज अ मीनिंग सिमिलर टू द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे ये बात आती है कि आपकी जो वोकैबुलरी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, सो दैट कि आपको अगर एग्जाम में पैराग्राफ में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप अच्छे से आंसर्स को ढूंढ पाए, ठीक है। सो फर्स्ट हमारे में पूछा गया है नॉट अचीविंग मच और नॉट वेरी यूजफुल। तो आप यहाँ पे अगेन अनप्रोडक्टिव की बात कर सकते हैं, ये आपको पैराग्राफ में इजीली मिल जाएगी, ठीक है। और अ सर्कुलर जर्नी और ट्रैक राउंड समथिंग, तो आप सर्किट की बात कर सकते हैं, सर्किट जो कैसे राउंड होता है, राइट। और टू सेट फ्री, मैनिफेस्टेशन, ये वर्ड आई थिंक आप सबको पता होगा। मैनिफेस्टेशन की किसी चीज को फ्री कर देना, अपने सारी जो व्यक्त है, आपकी जो भाषाएं हैं, वो जो आपकी अभिव्यक्ति है अंदर की, वो आपको एक्सप्रेस कर सके, आप फ्री हो सके, तो वही बेसिकली मैनिफेस्टेशन। टू ट्राई हार्ड, एंडेवर, हमने थोड़ा सा देर पहले भी डिस्कस किया था इस वर्ड के बारे में, ठीक है। तो डी का ऑप्शन हमारा एंडेवर होगा। एंड ई की अगर हम बात करें, नॉट बेस्ड ऑन रीजन और क्लियर थॉट्स, इरेशनल। इरेशनल एक ऐसा थॉट होता है, ऐसी चीज होती है जिसमें कोई रीजन ना हो, कोई क्लियर थॉट ना हो और किसी रीजन पे वो बेस्ड ना हो, ठीक है। सेटल और फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, जब हम किसी चीज का सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं किसी प्रॉब्लम का, तो उसको बेसिकली हम रिजॉल्व होना या रिजॉल्व करना कहते हैं, ठीक है। कंटिन्यूइंग और फॉलोइंग विदाउट इंटरप्शन, जब आप किसी चीज को बिना इंटरप्शन के, बिना किसी रुकावट के फॉलो करते हैं, तो ऑफ कोर्स उसको हम कंसिस्टेंसी कहते हैं, राइट। तो ये आपको पैराग्राफ में ये सारे जो है आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। टू आर्ग्यू अबाउट समथिंग एंड क्वेश्चनिंग इफ इट्स ट्रू, जब हम किसी चीज के बारे में आर्ग्यू करते हैं तो उसको हम बेसिकली डिस्प्यूट करते हैं, एंड यू कैन इजीली गूगल इट एंड अंडरस्टैंड मोर बेटर, ठीक है। तो आप गूगल कर सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे सेक्शन बी स्टार्ट होता है, जो कि आपको मैं अगेन कहूंगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। What are the different stage of the reading process and how it intensive reading different from extensive reading? ये आई वुड से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको, अगर आपने चैप्टर्स को पढ़ा होगा तो आई थिंक आपको पता होगा कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग में क्या डिफरेंस होता है, अदरवाइज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली तो देखिए, यहाँ पे जब हम इंटेंसिव रीडिंग की बात करते हैं तो अच्छे से समझिएगा, मैं आपको समझाती हूँ। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, कई बार अगर हम कोई बुक पढ़ रहे हैं या फिर खासकर स्कूल में हम ऐसा करते थे कि हमें किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, तो हम उस पैराग्राफ के थ्रू पढ़ते तो थे उस पूरा पैराग्राफ को, पर हमें जैसे ही आंसर मिलता था हम उस पर जारी हमारी नजरें जो थी वो चली जाती हैं। तो जब हम किसी चीज को, किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए या किसी स्पेसिफिक चीज को हाईलाइट करने के लिए, जब हम ढूंढने के लिए, इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए पढ़ते हैं, तो उसको बेसिकली हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और आपको क्रिकेट के बारे में जानना था, तो आप पढ़ रहे हैं, पर आपकी नजर जो है सबसे पहले क्रिकेट पे, इंफॉर्मेशन पे गई,
और आपने उसको पूरा पढ़ लिया और आपको वहां से इन्फॉर्मेशन मिल गई, फिर आपने नहीं पढ़ा। तो बेसिकली हम इस चीज को इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। ओके, सो व्हेन वी रीड टेक्स्ट ऑफ शॉर्ट लेंथ और एक्सटेंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड इंटेंसिव रीडिंग। ओके, आई होप कि मैंने आपको जस्ट समझा, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रीडिंग डिमांड्स एक्यूरेसी एज we read for details. This requires reading short passages and then examine closely in grand detail. So basically हम किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए किसी चीज को पढ़ते हैं और फिर उसको समझते हैं। ठीक है, वो जो लाइन उस पूरे पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट होगी उसको हम हाईलाइट कर देते हैं और उसको हम और चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो बेसिकली किसी चीज को किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ना इंटेंसिव रीडिंग कहलाता है। ओके, और नेक्स्ट हमारा आता है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है बेसिकली, जब हम किसी चीज को ना लाइक वो चाहे जितना भी लंबा हो हम उसको पढ़ रहे हैं और उससे हमें ना खुशी मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग नॉवल पढ़ते होंगे, राइट? कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नॉवल और बुक्स पढ़ने का आदत होता है। तो जब वो पढ़ते हैं ना तो पढ़ते पढ़ते अगर कोई बीच में कोई डिफिकल्ट वर्ड आ जाता है या कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो क्या होता है, हम वहां पे रुकते तो नहीं है ना, उस वर्ड को छोड़कर हम जंप कर जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और उससे जो लाइन है हमें उससे समझ में आ जाता है यहाँ पे क्या हो रहा है। तो बेसिकली जब हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं और कोई ऐसी चीज समझ में ना आए, ठीक है, और उसके लिए समझ में नहीं आ रही फिर भी हम रुकते नहीं है, फिर भी हम पढ़ देते हैं और उस वर्ड को चेक आउट नहीं करने के बजाय हम उसको पूरा पढ़ते हैं बिकॉज़ हम हमें उससे खुशी मिल रही है। तो उसको बेसिकली हम एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं, ठीक है? सो एक्सटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व्स रीडिंग लॉन्गर टेक्स्ट यूजुअली फॉर वन्स ओन प्लेजर, खुद की खुशी के लिए जब हम पढ़ते हैं, ठीक है? और नॉट बॉदरिंग टू चेक एवरी अननोन वर्ड, हम किसी जो भी अननोन वर्ड्स आ रहे हैं उसको हम बार-बार चेक करें, बार-बार चेक करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सो the aim of this type of reading is to retain ourselves to read fluently without the aid of teacher. So according to proof, Stephen Cation, reading for pleasure is extensive reading. So is the major source of our reading competence, our vocabulary, and our ability to handle complex grammatical construction. तो बेसिकली जब हम एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं ना तो हम यहाँ पे हर एक वर्ड के लिए रुकते नहीं है, तो हमारी इससे फ्लुएंसी बढ़ती है। तो ये बेसिकली इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग में डिफरेंस था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगेन मैं बताऊं, इंटेंसिव रीडिंग बेसिकली जब होता है जब हम किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए किसी पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं या किसी चीज को पढ़ रहे हैं। और एक्सटेंसिव रीडिंग कब होता है, जब हम किसी अपनी खुद की खुशी के लिए उस चीज को पूरा पढ़ते हैं विदाउट, अगर कोई वर्ड हमें समझ में नहीं आ रहा है तभी हम उसके लिए रुकते नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो होता है हमारा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, नेम सम ऑफ द रीडिंग readiness exercises and explain how memory training helps in reading readiness। तो बेसिकली हमें कुछ रीडीनेस के टेक्निक्स बनाने हैं, ठीक है? सो सम रीडिंग रेडीनेस एक्सरसाइजेज इंक्लूड्स लेटर रिकॉग्नाइजेशन, phonemic awareness activities, sight word practice एंड सीक्वेंसिंग एक्सरसाइजेस। तो बेसिकली जब आपको एक्सरसाइज को बढ़ाना होता है तो बेसिकली आप नए नए वर्ड्स को ढूंढिए, फोनेमिक अवेयरनेस करिए, ठीक है? और आप जो पढ़ रहे हो उसके अलावा भी नए नए वर्ड्स को जानिए, ठीक है? मेमोरी ट्रेनिंग हेल्प्स इन रीडिंग रेडीनेस बाय इम्प्रूविंग द एबिलिटी टू रिटेन एंड रिकॉल इन्फॉर्मेशन। इससे क्या होता है, हमारी जो एबिलिटी होती है किसी चीज को दोबारा याद करने की, कोई चीज आपके माइंड में है तो वो आपको इजीली रिकॉल हो जाएगी, आपको तुरंत याद आ जाएगा, विच इज क्रूशियल फॉर रिमेम्बरिंग लेटर साउंड एसोसिएशन, साइट वर्ड्स एंड स्टोरी सीक्वेंस ड्यूरिंग रीडिंग टास्क। तो रीडिंग टास्क में बेसिकली ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो आपकी हेल्प होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स टेक्निक्स ऑफ रीडिंग। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारे पास, हम ये दो पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसके साथ हमारे पास एक स्कीमिंग और स्कैनिंग, ये दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो इंटेंसिव तो मैं आपको बता चुकी हूँ जब हम किसी चीज लंबे चीज को पढ़ते हैं फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, और एक्सटेंसिव रीडिंग मैंने आपको बताया कि जब हम खुद के प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, ठीक है? और अगर कोई वर्ड नहीं आ रहा है समझ में तभी रुकते नहीं, ठीक है? और यहाँ पे स्कीमिंग और स्कैनिंग को समझना जरूरी है। स्कीमिंग क्या होता है, व्हेन वी क्विकली रीड द टेक्स्ट टू ग्लेन द गिस्ट ऑफ इट, it is called skimming। बेसिकली क्या होता है, in this technique one goes through the reading material to sift the essential of text to understand the organization of idea and the tone। इसमें आप अच्छा खासा एग्जांपल दे सकते हैं पैराग्राफ का। पैराग्राफ जब आपके एग्जाम में आता है तो क्या करते हैं आप, बस उसको पढ़ देते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं चाहे आपको समझ में आए ना आए, बस उसमें से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जब हम किसी चीज को पढ़ लेते हैं, जब हम क्विकली किसी चीज को पढ़ते हैं ना फटाफट, जैसे लाइक हम स्कैन नहीं कर रहे होते किसी चीज को, फटाफट थ्रू गो थ्रू कर देना,
खासकर एग्जाम के टाइम पे भी करते हैं। अगर हाँ, आपको और कोई चैप्टर पढ़ना है तो बस यू इजीली गो थ्रू दैट चैप्टर, राइट? सो जब हम किसी चीज के लिए को इजीली गो थ्रू करते हैं तो हम बेसिकली उसको स्कीमिंग कहते हैं, राइट? और स्कैनिंग क्या होता है? व्हेन वी स्पीडली ड्राफ्ट थ्रू अ टेक्स्ट टू फाइंड अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सच एज नेम, अ डेट, एटसेट्रा, इट इज कॉल्ड स्कैनिंग। स्कैनिंग भी आप समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास पूरा पैराग्राफ है, ठीक है, पर हमारी सबसे पहले नजरें कहाँ जाती है? जहाँ पर डेट लिखा हो, या किसी का बर्थ प्लेस लिखा हो, या किसी की जगह का नाम लिखा हो, है ना? और कोई डेट लिखा हो, कोई नाम लिखा हो, तो हमारी नज़रें वहाँ पर डेट में तो खासकर हमारी सबसे पहले नज़रें जाती हैं। तो बेसिकली जब हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन विच सेंस, जब हम किसी चीज़ को डेट या नेम को ढूँढ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? पूरा पे ध्यान ना देकर जहाँ पे डेट है, जहाँ पे नाम है, हम उस पे ध्यान देते हैं। तो उसको बेसिकली हम यहाँ पे स्कैनिंग कहते हैं, ठीक है? इन दिस टेक्निक वन ऑफन डज़ नॉट फॉलो द इनरेशनल ऑफ द पैसेज linearity, sorry. The eyes are simply followed to wander over the text until we stop what we are looking for. जब हमें कोई चीज मिल जाती है जो हम ढूंढ रहे हैं तो हम वहां पे स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है? आई होप कि इन चारों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। ये दोनों मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। स्कीमिंग क्या होता है? जब हम क्विकली किसी चीज के थ्रू पूरा पढ़ते हैं, उसको हम क्विकली पढ़ते हैं। और स्कैनिंग में क्या होता है? जब हम किसी चीज डेट के लिए, किसी नाम के लिए उसको बेसिकली पढ़ रहे होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द 5 key elements ऑफ अ स्टोरी? सो आंसर 6 हमारा पास है। स्टोरी के 5 की एलिमेंट्स कौन से होते हैं? तो बेसिकली देयर आर प्लॉट, सेटिंग, कैरेक्टर्स, पॉइंट ऑफ व्यू एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो प्लॉट में क्या होता है? प्लॉट जो है आपका, वो मतलब उसमें ना कि आपके प्लॉट में होने वाला क्या है, वो आपको डिस्कस होना चाहिए। आपके टेल में, आपकी स्टोरी में क्या होने वाला है, क्या जो वर्ड है ना, उसका आंसर आपके प्लॉट में मिल जाना चाहिए। द प्लॉट lets the reader know what's happening, describe the problems of your characters and trying to solve, and gives the details on how they attempt to solve them। ठीक है, तो आपके प्लॉट को देखकर पता चल जाना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, कौन से कैरेक्टर के साथ प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है? और द सेटिंग ऑफ योर स्टोरी इज बोथ द फिजिकल लोकेशन एंड पॉइंट इन टाइम इन विच योर प्लॉट टेक्स प्लेस। तो बेसिकली यहाँ पे सेटिंग में आपको बताना होता है कि कौन से लोकेशन पे था, कौन से टाइम पे जो था, ये हुआ था स्टोरी जो भी है आपकी, ठीक है? और जब हमारे पास कैरेक्टर की बात आती है तो योर स्टोरी कैरेक्टर शुड बी कंपेलिंग वेदर गुड और इविल। यू नीड योर रीडर टू इन्वेस्ट एंड केयर अबाउट देयर जर्नी। A story can have many characters or just one aim character as the focus, ठीक है? तो आपकी स्टोरी में या तो एक ही कैरेक्टर हो सकता है या 2-3 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। कोई अच्छा, कोई बुरा कैरेक्टर हो सकता है, उसका थीम कुछ और भी हो सकता है, ठीक है? उसका एम या उसका फोकस जो है कुछ अलग-अलग भी हो सकता है। तो आपके कैरेक्टर को देख के पता चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई कैरेक्टर अगर गाँव का रोल प्ले कर रहा है तो उसको शहर के पहनावे में पहना रखा है आपने। तो जो कैरेक्टर जिस चीज़ के लिए उसका गेटअप एंड हर चीज़ जो है उसका उसी तरीके से होना चाहिए, ठीक है? पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो डिस्क्राइब द लेंस थ्रू व्हिच द स्टोरी इज बिगिनिंग टोल्ड। सो पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है? बेसिकली आपको एक ऐसी लाइक सेंटेंस बताना हो जिसके थ्रू ना आपकी स्टोरी का मेन पॉइंट क्या है वो आपको पता चल सके, ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू आपका होना चाहिए, ठीक है? और जब हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, इट इज द बिग प्रॉब्लम ऑफ द स्टोरी। व्हाट इज योर मेन कैरेक्टर ट्राइंग टू ओवरकम? दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना कई बारी कि बेसिकली हम कैरेक्टर को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी कुछ देर पहले कुछ और चाह रहा था, अभी कुछ और चाह रहा है। तो ये जो बीच में जो चीजें होती है ना, कंफ्यूजन वाली चीज, ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन डिटेल, रिदम एंड स्ट्रेस एंड फॉलिंग एंड राइजिंग इनोटेशन। इसको आपको डिस्कस करना है, तो चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास है, रिदम इज कंसिडर्ड अ प्रोसोडिक पैरामीटर इन इट्स ओन राइट, ठीक है? तो रिदम की जब हम बात करते हैं तो ये प्रोसोडिक पैरामीटर में है, ठीक है, अपने आप में ही। और स्ट्रेस को अगर जब हम डिफाइन करते हैं एज द रिलेटिव प्रेसिव्ड प्रोमिनेंस ऑफ द इंडिविजुअल सिलेबल। सिलेबल आई होप आपको पता होगा क्या होता है। तो सिलेबल जो लाइनें होती है ना, सिलेबल जो होता है उसमें जब आप अ, किसी इंडिविजुअल सिलेबल की बात करते हैं और उसमें कितना स्ट्रेस, उस चीज को कितना खींचा गया है, तो उसको बेसिकली प्रोमिनेंस के थ्रू, तो उसको बेसिकली स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है? और रिदम में क्या होता है कि जो भी आपकी प्रोसोडिक पैरामीटर होती है उसको खुद का राइट कितना है, वो उसको कितना रिदम जो है वो किस तरीके से फॉलो किया गया है, राइट?
तो उसको हम बेसिकली रिदम एंड स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। और राइजिंग इंटोनेशन की अगर हम बात करते हैं, मीन्स द पिच ऑफ द वॉइस राइजेज ओवर टाइम। कई बार होता है ना गाने में, कई बार पिच को एकदम ऊपर लेके जाते हैं, और फिर कई बार क्या होता है वो ऊपर धीरे 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 जो है वो नीचे आ जाती है, पिच को जो है, पिच जो वॉइस है, ठीक है। तो बेसिकली जब वॉइस जो है ऊपर नीचे होता है, तो उसको हम बेसिकली राइजिंग इनोटेशन कहते हैं। कई बार क्या होता है ना, नीचे है वॉइस एकदम अचानक से ऊपर हो जाती है, तो ये राइजिंग हो गया, ठीक है। फॉलिंग इनोटेशन मीन्स दैट द पिच फॉल्स विद टाइम। कई बार क्या होता है ना, देखिए नाम से पता चल रहा है राइजिंग इनोटेशन, जब आपकी सुर धीरे जा रही थी और अचानक से ऊपर हो गई, ठीक है। और फॉलिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है, आपका सुर ऊपर था ऊपर था ऊपर था, और फिर अचानक से नीचे डाउन में आ जाता है, तो उसको हम बेसिकली फॉलिंग इनोटेशन कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार एट। तो एट क्वेश्चन में पूछा गया हमारे पास, व्हाट इज इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, हाउ डज इट इफेक्ट कम्युनिकेशन। यहाँ पे इफेक्ट आएगा, ओके। सो देखिए, हमें ये बताना है कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड क्या होता है और ये कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्ट करता है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, मोस्टली क्या होता है, और इम्पोर्टेंटली अगर हम बात करें, तो जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आ जाती है, हमारे पास कोई चीज़ ना, मतलब एक ही चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इधर से भी आ रही है, उधर से भी आ रही है, तो हमारे दिमाग के अंदर ना खुद के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाता है। अगर कोई डिसीजन लेना है, तो आप डिसीजन भी नहीं ले पाते, अगर आपको बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो गया है तो। ठीक है? इन कम्युनिकेशन इफेक्ट योर मेंटल एंड इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग। जो आपका इमोशनल, फिजिकल वेलबींग होता है, मेंटल हेल्थ जो होता है, उससे भी आपको जो है इफेक्ट पड़ता है, वो आपको इफेक्ट करता है जब आपके अंदर इन्फॉर्मेशन को हद से ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही आ जाती है, ठीक है? हैविंग एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ डाटा एंड टास्क कैन कॉज़ स्ट्रेस एंड एंग्जायटी। ऑफ कोर्स इसके थ्रू आपके सामने स्ट्रेस आ सकता है, एंग्जायटी आ जाती है कई लोगों के पास। क्यों? इन्फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा ही ओवरलोड हो जाती है तब। व्हेन दिस हैपेंस, वी फील ओवरवेल्म्ड and fear that we will not be able to retain any information at all. Sometimes it is not just the quantity of communication but the level that cause overload. कई बार क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी ही मैटर करती है, आपके पास कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में इन्फॉर्मेशन आ गई है। कई बार क्या होता है ना, कोई चीज़ हम कुछ ज़्यादा ही अलग तरीके से समझ लेते हैं, तो उसकी वजह से हमें लगता है ना कि हमें इस चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा ही पता है, कुछ ज़्यादा ही हमारे दिमाग में भर गया है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो चुका है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कई बारी अगर सामने वाला कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है कम्युनिकेशन में, तो आप अपने इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। आपको लग रहा है नहीं आप सही बोल रहे हैं, आपके पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो इस वजह से कई बारी कम्युनिकेशन जो होते हैं वो नेगेटिव भी हो जाती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम पूछा गया है हमसे, एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजीज टू डू efficient study reading and the steps that are to be kept in the mind while summarizing a paragraph or chapter। तो देखिए बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर क्या होगा कि efficient study reading involves strategies such as previewing the text, activity engaging with the material and utilizing effective note taking techniques। कई बार क्या होता है ना, हमें किसी चीज का पैराग्राफ करना है, समराइज करना है उसको, तो उसको जब हम पैराफ्रेजिंग करते हैं या समराइजिंग करते हैं, तो उसमें बेसिकली हमारे पास जो मेन इन्फॉर्मेशन है उसको हाईलाइट करना होता है, उसको लिखना होता है, राइट। सो व्हेन समराइजिंग अ पैराग्राफ और चैप्टर, इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया। उसका मेन आइडिया क्या है, की सपोर्टिंग क्या है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा जो है पैराग्राफ को डिट्टो टेप रहे हैं, तो वो तो कोई समराइजिंग करना नहीं है, वो नोट मेकिंग नहीं हुआ, राइट। सो एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर फोकस ऑन द कैप्चरिंग द एसेंस ऑफ द कंटेंट व्हाइल omitting irrelevant information। जब आप irrelevant information को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ यूज कंसाइज एंड क्लियर लैंग्वेज एंड इंश्योर coherence and logical flow in the summary, avoid copying डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट। ऑफ कोर्स आप समराइज कर रहे हैं, तो आप अगर डायरेक्ट सेंटेंस को कॉपी करते हैं, तो ये तो कोई मैटर ही नहीं होता ना, कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर आप डिट्टो टेप रहे हैं, तो वो समराइजिंग या पैराफ्रेजिंग बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप चीजों को समझते हैं, अपने लैंग्वेज में खुद के शब्दों में लिखते हैं और समराइज करके छोटा लिखते हैं, जो मेन पॉइंट है, मेन फीचर्स है, उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। यहाँ तक हमने क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करे वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं कहूंगी इसको वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।